अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ जी आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं ना, ये एक मुसलसल सफ़र है और ये सफ़र हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चलता है। हर मोड़ पर हर नए हालात, नए वाक़यात और नई मुश्किलात हमें सामना करना पड़ता है और ये तजुर्बात हमें ना सिर्फ बेहतर इंसान बनाते हैं बल्कि हमारे अंदर जो छिपी हुई सलाहियतें हैं ना, उनको भी निखारते हैं। लेकिन अक्सर हम नए तजुर्बात से घबराते हैं। खौफ, नाकामी का डर या फिर अपने आरामदेह जो दायरे हैं ना, उससे बाहर निकलने का जो अंदेशा है ना, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन याद रखें कि रुकना पीछे रह जाने के मुतरादिफ होता है। नए हालात का सामना करने का मतलब सिर्फ चैलेंजेस का सामना करना नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से देखना भी होता है। हर नया वाक़या ना एक नया सबक लेकर आता है हम सब के लिए, और यही नए तजुर्बात हमारी सोच को वसी भी करते हैं और हमें समझदार भी बनाते हैं। और अगर हम इनसे भागेंगे तो ना सिर्फ मौक़े हम खो देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ हम खो देंगे, बल्कि ख़ुद को सीखने से भी हम रोक लेते हैं। कुछ नया सीखने से हम अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। तो नए सफ़र, नए काम की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि ये नया साल भी शुरू हुआ है हम सब के लिए। जब हम किसी अनजान रास्ते पर कदम रखते हैं ना और कामयाब होते हैं, तो ये कामयाबी हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाती है। दूसरा पहलू ये कि जनाब, कितने तजुर्बात हमारी सलाहियतों को निखारते हैं। जैसे एक किसान होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुश्किल ज़मीन पर भी वो फसल उगाकर अपनी मेहनत की ताकत को पहचानता है। वैसे ही इंसान नए चैलेंजेस से अपनी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, जो उनको नहीं पता होती है कि शायद वो इस टफ़ सिचुएशन में भी अपने आप को इसमें किस तरह देखते हैं, तो वो दरियाफ्त करता है अपने आप को। तीसरा पहलू ये है कि जो नए वाक़यात होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए दिलचस्पी पैदा करते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आते हैं हमारी ज़िंदगी में। वो हमें सिखाते हैं कि जनाब, ज़िंदगी एक कहानी है और कहानी तब ज़्यादा खूबसूरत होती है जब उसमें मुख्तलिफ़ मोड़ आते हैं, मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती हैं और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपको एक्सप्लोर करना भी अच्छा लगता है। आखिर में याद रखें कि जनाब, ज़िंदगी एक असल खूबसूरती उन तब्दीलियों में है जो हमें हर लम्हा कुछ नया दिखाती हैं। कुरान पाक में भी ये फरमाया गया है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी भी है, तो लिहाजा नए हालात को खुशदिली से कबूल करें। वो आपको ना सिर्फ मजबूत बनाते हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी को नई कह लें कि मौवनत भी देते हैं। आपके हर कदम के साथ एक नया उफ़क़ आपका मुंतज़िर होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही होती है। इसलिए आगे बढ़ें और ज़िंदगी के नए तजुर्बात को गले लगाएं। तो ये हमारा आज का पैगाम था कि आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी पर नए हालात, नए वाक़यात और नई तब्दीलियों से डरना नहीं है, बल्कि उनका डट कर सामना करना है। हम भी अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ सर्दी के हवाले से बात कर लेते हैं कि ये जो सर्दी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से बहुत से लोग हैं मुझ समेत के जो कहते हैं जनाब, हमें बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है। ख़ास तौर पर जब जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, तो मुझे तो बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है। डेंड्रफ इतना ज़्यादा होता है कि ऐसे मुझे लगता है कि मैं ऐसे करूँगी ना तो स्नोफॉल शुरू हो जाएगी बालों के अंदर से। तो इस तरह बहुत से लोगों का यही हाल होता है। तो इसका हल क्या है? हल भी ढूंढना है हमने कि बालों में तो होती है खुश्की, बहुत से लोगों की स्किन के ऊपर भी खुश्की होना शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी के ऊपर भी खुश्की होना शुरू हो जाती है। अब इसका हल है। हल क्या है? वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, वो होम रेमेडीज़ की सूरत में भी हो सकता है। तो अब हमने उसके ऊपर बात करनी है कि उसकी तरफ हमने किस तरह जाना है और क्या ये कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कंवल,
खुश्क मौसम में खुश्क जल्द और खुश्क कह ले के स्कैल्प हो जाता है। मेरा तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरे सर में इतनी ज़्यादा खुश्की हो जाती है जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है। तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं ऐसे थोड़ा सा करूँगी ना तो वो स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। मरी वाली सूरत हाल मेरे सर में बनी हुई होती है सर्दियों में स्नोफॉल। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत से लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे कि सर्दियों में उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम होता क्यों है और इसका हल क्या है? देखिए, ये जो स्नोफॉल होती है, हमारे सर वाली स्नोफॉल है, ये बेसिकली डैंड्रफ है और डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है। ओके। और ये पूरा साल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सर्दियों में, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा क्यों होती है क्योंकि सर्दियों में हमारा गर्म पानी से शावर बढ़ जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, मॉइस्चराइज्ड हमारा जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है वो ज़रा उसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, हमारी पूरी बॉडी ड्राइनेस का शिकार होती है, जिसकी वजह से जो ये जो डैंड्रफ है ये ज़्यादा एग्जेजरेट होती है। इसकी एग्जेजरेशन का मेन कॉज है ये वेदर, ठीक है। पूरे साल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ड्राई स्किन का, ड्राई स्कैल्प का की कंप्लेन होती है, सर्दियों में वो वर्स हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरे साल कुछ नहीं होता, सिर्फ इन सर्दियों में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो डैंड्रफ बेसिकली इसको कंसिडर करना चाहिए कि ये एक बीमारी है। डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है, इसको विदाउट ट्रीटमेंट आप अपनी बॉडी से दूर नहीं कर सकते। लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है? ये फंगल इन्फेक्शन ड्राइनेस की वजह से होता है। इसका सिंपल एक मीनिंग ये समझ लें कि ये ड्राइनेस की वजह से होता है। अगर आपकी स्कैल्प का मॉइस्चराइजर पूरा रहेगा, उसके अंदर जितनी भी हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहेगी, आपकी स्कैल्प की हाइजीन मेंटेन रहेगी, तो आपकी स्कैल्प में ड्राइनेस नहीं होगी। अभी हम कैसे कर सकते हैं? हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने डेली शावर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि जी हमने अगर डेली शावर लिया तो हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिन लोगों को ख़ास तौर पे डैंड्रफ का इशू है वो लोग ये बात समझ लें कि अगर वो डेली शावर नहीं लेंगे तो उनके बालों को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, बिकॉज स्कैल्प ने उनके पोर्स को ब्लॉक किया, वो डैंड्रफ ने उनके पोर्स को ब्लॉक किया हुआ है। उनके बालों को कोई हाइड्रेशन नहीं मिलेगी, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और कोई ग्रोथ नहीं होगी। सो बिकॉज ऑफ डैंड्रफ भी सिवियर हेयर फॉल होता है। लोग उसे कंसिडर ही नहीं कर रहे होते कि ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से हमें हेयर फॉल है। लाइक पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें डैंड्रफ, हमारा हेयर फॉल है। मैं अगर उनसे पहला क्वेश्चन ये करूं कि आपको डैंड्रफ है, वो तो हमें पूरा साल ही रहती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ जो हेयर फॉल है उसका हल करें। तो आप इसे कंसिडर करें कि हेयर फॉल भी बेसिकली डैंड्रफ की वजह से होता है या डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। आपने सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करनी है, डेली शावर लेना है, अपने लिए कोई ऐसा शैम्पू का इंतखाब करें जो सल्फेट फ्री हो, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सल्फेट फ्री? देखिए, ओवर द काउंटर बहुत सारे लोग इससे नोन है कि एक सेल्सन ब्लू, एक हेड एंड शोल्डर, ये दो इस तरह के होते हैं कि जो लोग उसे यूज कर लेते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है। वो सिर्फ वक्ती इलाज है, ठीक है। अगर आपका डैंड्रफ अपनी स्किन को हाइड्रेट करने से, अपनी स्किन को प्रॉपर ऑयलिंग करने से, और एक बात और भी ऑयलिंग के नाम से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि जिनको डैंड्रफ है अगर वो ऑयलिंग करेंगे तो वो डैंड्रफ ठीक हो जाएगी। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं तो बहुत ऑयलिंग करती हूं। नहीं, जिन लोगों को डैंड्रफ है वो मजीद देखें, डैंड्रफ क्या करती है, बज़ाहिर वो ड्राइनेस की वजह से हो रही है, लेकिन वो इतना सीबम प्रोड्यूस कर देती है कि वो आपके पोर्स को बंद कर देती है, क्लॉग कर देती है। अब आप ऊपर से ऑयलिंग भी कर रहे हैं, अगर ऑयलिंग करेंगे और ऑयलिंग को हम 2-2 घंटे पूरी रात हमने सर में रखा हुआ है, तो आप सोचें आपके बालों को सांस कहाँ से आएगा। लेकिन अब देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा काम है कि मैं रोज आके ब्लू ड्राई भी कराना है, स्ट्रेटनिंग भी, हेयर स्टाइलिंग करानी है, तो उसके लिए तो ऑयलिंग जरूरी है? नहीं, उसके लिए ऑयलिंग बिल्कुल जरूरी नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सिरम्स अवेलेबल हैं, वो भी लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन ऑयलिंग भी लगा रहे हैं। ऑयलिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका अपनी सारी केयर के बावजूद भी डैंड्रफ नहीं जा रही है, तो यू शुड कम टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि अब आपकी जो डैंड्रफ है वो सिर्फ ड्राइनेस की वजह से नहीं हो रही है, अब आपकी डैंड्रफ सेबोरिया में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि अब वो एक बीमारी बन चुकी है। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए। उसमें बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत कोई मतलब लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन आपने करना होता है। उसका ये होता है कि हम उसमें कुछ सॉल्यूशंस देते हैं जो कि एंटी फंगल होते हैं और एंटीबायोटिक होते हैं, और उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ % स्टेरॉइड भी शामिल होता है। उनका कॉम्बिनेशन देते हैं
जो आप अपनी स्कैल्प में अप्लाई करेंगे, जिससे काफ़ी हद तक आपकी डैंड्रफ कंट्रोल हो जाती है। दूसरे नंबर पे हम ओरल भी एंटी फंगल देते हैं। समटाइम वो इतना ज़्यादा सिवियर होता है कि उस डैंड्रफ की वजह से आपकी बॉडी पर ड्राइनेस शुरू होती है। सबसे पहले आपने देखा है कुछ लोगों की पलकों पे भी वाइट वाइट होते हैं, बेयर्ड एरिया अगर है तो उसमें भी वाइट वाइट आपको डैंड्रफ नजर आएगी, शोल्डर्स पे नजर आएगी। वही आपकी बात स्नोफॉल वाली कि वो पूरी बॉडी पे आपको फील होती है। वो ड्राइनेस कन्वर्ट हो जाती है फिर फंगल इन्फेक्शन में। ठीक है, तो आपको फिर पूरी बॉडी का फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना पड़ जाता है। तो पूरी बॉडी के ड्राइनेस के लिए कुछ ऑयल्स हैं जो आप हफ्ते में एक दफा यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऑयलिंग करने का कॉन्सेप्ट ये है ना कि हमारे बालों को नरिशमेंट चाहिए होती है, तो उसके लिए हम ऑयलिंग करते हैं। तो अगर हम ऑयलिंग, खासतौर पर जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, वो ऑयलिंग ना करें तो फिर वो क्या अपनी नरिशमेंट के लिए, बालों की नरिशमेंट के लिए कर सकते हैं? देखें, आप ऑयलिंग हफ्ते में एक मरतबा करेंगे और सिर्फ 2 घंटे के लिए। जिनको भी डैंड्रफ है, आपने पूरा वीक ऑयलिंग नहीं करनी, यानी कि आप पूरी रात लगा के नहीं रखेंगे। आपने हफ्ते में एक मरतबा 2 घंटे के लिए ऑयलिंग करनी है। नीम गरम तेल, उसमें आप यूज कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, उसमें आप यूज कर सकते हैं आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल। ये सारे वो ऑयल हैं जो आपके लाइट वेट होते हैं और जो आपकी बॉडी से ड्राइनेस को दूर करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज भी करते हैं। ठीक है, ये वो ऑयल है जो आप हफ्ते में एक मरतबा अपने सर में कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरे नंबर पे आपने अपना जो बाथ टाइम है वो 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं लेना आपने। आपने कोशिश करना है कि ल्यूकीवार्म वाटर जो होता है वो आपने यूज करना है। आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, वार्म वाटर यूज नहीं करना। मैं तो ठंडे पानी से बाल धोती। बहुत अच्छी बात है, अगर आप ठंडे पानी से धोती हैं तो दिस इज बेस्ट, बिकॉज जितना ज्यादा गर्म पानी यूज करेंगे आपकी स्कैल्प उतनी ड्राई होगी। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि जब भी कभी आप शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद आलमंड ऑयल आप लें, उसे किसी भी आधा बाल्टी या आधा टब पानी में डालें, 2 चम्मच आलमंड ऑयल को, और वो आलमंड ऑयल आप अपनी पूरी बॉडी पे बहा लें। उससे ना सिर्फ आपकी स्कैल्प की जो डैंड्रफ है, लेकिन क्योंकि हमने प्योर ऑयल नहीं लगाया, अभी आप कहेंगे आप ऑयल से मना कर रही थी, आपने प्योर ऑयल नहीं लगाया, आपने उसे वाटर के अंदर डाइल्यूट किया है, और वो आपकी बॉडी के पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, बल्कि वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगा। आप अपनी पूरी बॉडी पे बहा लें, उसके बाद आपने टॉवल ड्राई नहीं करना, उसको सेल्फ ड्राई होने देना है, और आप उसके बाद देखेंगे कि आपकी बॉडी से लिटरली फील करेंगे कि ड्राइनेस कम हो रही है। दूसरी बात, अगर अभी बॉडी पे भी हम आ जाते हैं कि वेट अगर अभी आपकी बॉडी है शावर के बाद, तो आप जो भी मॉइस्चराइजर अपनी पसंद का यूज करते हैं वो पूरी बॉडी पे लगा लें। उससे भी ये होगा कि आपकी बॉडी में मॉइस्चराइजर लॉक हो जाएगा, तो काफी हद तक आपको ड्राइनेस से निजात मिल जाएगी। ठीक है। सो डैंड्रफ के लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि आप अपना बाथ टाइम कम करें, दिन में एक मरतबा शावर लें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा करते हैं तो बेस्ट होता है ये। हफ्ते में एक मरतबा ऑयलिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें। और क्या रोज़ फिर हमें बाल धोने चाहिए? शावर आपको डेली लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप जब डेली शावर लेंगे तो आपके पोर्स ओपन होंगे बालों के। और डेली शावर के साथ डेली हम लोगों ने शैम्पू करना है क्या? बिल्कुल, शैम्पू डेली करना है। शैम्पू डेली इसलिए करना है बिकॉज अगर आप शैम्पू नहीं करेंगे तो आजकल जिस तरह का पानी है, हार्ड वाटर भी होता है, वो आपके बालों को क्लीन नहीं करता। उसके लिए अल्टीमेटली आपको शावर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और शावर में आपको शैम्पू अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपके बालों से वो जो ऑयल है जो डैंड्रफ ने प्रोड्यूस किया हुआ है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली डेली शावर, डेली शैम्पू करना है, एक मरतबा। लेकिन इससे ज्यादा इस वेदर के अंदर आप शावर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत होती है 2-2, 3-3 मरतबा भी शावर लेने की, तो वो इस वेदर में खासतौर पर एहतियात करें कि एक मरतबा सिर्फ शावर लें। अच्छा, ये जो डॉक्टर कंवल मार्केट में हमें डैंड्रफ वाले खासतौर पर मिल जाते हैं, शैम्पूज आजकल बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, कीटोकोनाजोल जिसमें होता है, तो क्या वो खुद से लोगों को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप कीटोकोनाजोल यूज कर सकते हैं, लेकिन कीटोकोनाजोल यूज करने का तरीका ये नहीं होता कि आपने जल्दी जल्दी सर गीला किया, शैम्पू लगाया और वॉश करके चले गए, वो सॉल्यूशन नहीं है। आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, बालों को गीला किया, उसके अंदर कीटोकोनाजोल का शैम्पू अच्छी तरीके से झाग बना के लगा लिया, और खासतौर पे आपने अपनी स्कैल्प में लगाना है। बिल्कुल, सर में आपको बालों को नहीं लगाना, जड़ों में लगाना है। स्कैल्प में लगाने के बाद आप 5 to 7 मिनट्स वेट करेंगे। ठीक है, 5 to 7 मिनट्स वो झाग बना हुआ आपके सर के अंदर लगा रहना चाहिए, तब वो शैम्पू अपना वर्क करता है, और फिर आप उसे वॉश कर लें। उसके बाद अपनी पसंद का कोई भी कंडीशनर आपने लगाना है, सिर्फ एंड्स पर। स्कैल्प में कंडीशनर नहीं लगना चाहिए। सही है, ये अगर आप करते हैं कीटोकोनाजोल कोई भी ओवर द काउंटर आप लेकर इस्तेमाल करते हैं
तो आपके बालों को काफ़ी हद तक डैंड्रफ से, जो सिर्फ प्योरली डैंड्रफ होती है, उससे निजात मिल जाती है। बट अगर वो किसी डिजीज़ की तरफ जा रही है, सिबोरिया की तरफ जा रही है, देन आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। जी, दोनों कंडीशंस में ये आप कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है कीटोकोनाज़ोल का। अच्छा, दूसरा ये जो घर में हम लोग टोटके कर रहे होते हैं, खास तौर पर कि जी दही में अंडा मिला के लगा लिया या इस तरह की चीज़ें लगा ली, क्या ये भी हमें करनी चाहिए अपने स्कैल्प के साथ या बालों के साथ? देखिए, इन चीज़ों का बेसिकली कोई ऐसा खास नुकसान नहीं होता जिसके लिए मैं मना करूँ, लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी नहीं होती। ओके, जहाँ आपको ट्रीटमेंट की नीड है ना, वहाँ ये टोटके काम नहीं करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप घर में जितना मर्जी दही अंडा लगाते रहें, लेकिन आपके बालों में बिकॉज सिबोरिया है, आपको सिबोरिक डर्माटाइटिस हुआ है, वो फंगस हुई हुई है, आपको एक प्रॉब्लम है, तो आप जितना मर्जी दही अंडा लगाते रहें, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। शायद फॉर द टाइम बीइंग आप लगा रहे हैं, उस वक्त आपको रिलीफ मिल जाए, बाल बहुत अच्छे लगना शुरू हों, उस वक्त डैंड्रफ आपके बालों से गायब हो जाए, लेकिन वो इलाज नहीं है। इलाज के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। और अगर वो वेदर की वजह से होने वाली डैंड्रफ है, तो शायद ये दही और अंडा आपको काम कर जाए। फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओवर द काउंटर कोई शैम्पू लेके अपनी पसंद का, सेल्सन ब्लू, हेड एंड शोल्डर, कीटोकोनाज़ोल, कोई भी अपनी पसंद का ओवर द काउंटर लेके आप यूज कर सकते हैं। बोला है, क्या वो सही है डैंड्रफ के लिए? समहाउ उससे भी यही होता है कि वक्ती तौर पे आपकी डैंड्रफ छुप जाती है। जब भी कभी आप वो यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे उसका जो एंटी डैंड्रफ वाला शैम्पू है, आप उसे यूज़ करते हैं, तो वक्ती तौर पे काफ़ी आपकी डैंड्रफ का, काफ़ी लोगों को आपने सुना भी होगा कहते हुए कि हम हेड एंड शोल्डर यूज़ करते हैं और हमें डैंड्रफ नहीं होती फिर, लेकिन जैसे ही हम वो छोड़ देते हैं तो हमें दोबारा डैंड्रफ हो जाती है, बिकॉज वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो वक्ती इलाज है उसका। ठीक है। तो इसी तरह के जो भी शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि एंटी डैंड्रफ होने का दावा करते हैं, वो वक्ती तौर पे तो आपको इलाज कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं, बट जब जैसे ही आप उसे स्टॉप करते हैं, वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो डॉक्टर कमल, रोज़मेरी जो है वो क्या हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए अच्छा है? बिकॉज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट कर रहा है कि जी रोज़मेरी ऑयल लगाएं, या रोज़मेरी का जो वाटर है टोनर बना के वो लगाएं आप अपने स्कैल्प में। हाँ, बिल्कुल अच्छा है मुनीबा। ख़ासतौर पे अगर हम स्कैल्प की बात करें तो रोज़मेरी ऑयल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कुछ रिसर्चेस ऐसी हैं हमारी जिसमें ये प्रूव होता है कि रोज़मेरी ऑयल उतना बेनिफिशियल होता है आपकी स्कैल्प के लिए, आपके बालों के लिए, जितना कि मिनॉक्सिडिल। अच्छा, हाँ, इवन ये इतना बेनिफिशियल है। तो रोज़मेरी ऑयल को बहुत सारी प्रोडक्ट्स में भी डाल के यूज़ किया जा रहा है। इंडिविजुअल भी आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। स्कैल्प में अप्लाई करने के लिए उसमें आपने एंड्स पे नहीं लगाना, अगेन वही फॉर्मूला है कि आपने रूट्स में लगाना है। रोज़मेरी ऑयल आप वीक में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर ग्रोथ के लिए, अपने बालों को थिक करने के लिए, क्योंकि उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। मिनॉक्सिडिल का काम भी बेसिकली यही होता है कि वो आपके बालों की ग्रोथ करवाता है, हेयर फॉल को रोकता है और बालों को थिक करता है। सो रोज़मेरी ऑयल रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि उतना ही बेनिफिशियल है हमारी स्कैल्प के लिए जितना कि मिनॉक्सिडिल होता है। सो वो लोग जो रोज़मेरी ऑयल को यूज़ करते हैं वो उसे फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि आपको डैंड्रफ ना हो। डैंड्रफ का इशू अगर आपको है तो आपने पहले उससे रिजॉल्व करना है, फिर आप रोज़मेरी ऑयल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके सर में डैंड्रफ है, आप कॉन्टीन्यूसली रोज़ाना बेसिस पे रोज़मेरी ऑयल लगा रहे हैं, तो आपको कोई बेनिफिट खास नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी रूट्स में जाने के बावजूद भी वो आपके पोर्स को उस तरह से हाइड्रेट नहीं कर पा रहा। तो अगेन वही, हम पहले टॉपिक से इसको अगर कोरिलेट करें तो रोज़मेरी ऑयल इज़ वेरी गुड, बट डैंड्रफ आप ट्रीट करेंगे तो अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं, विदाउट डाइल्यूशन कर सकते हैं, डायरेक्टली सर पर अप्लाई कर सकते हैं। उसको कम से कम 3 से 4 घंटे सर में लगा रहने देना चाहिए और उसके बाद आप वॉश कर लें, वो भी आपके लिए बेहतर है। अच्छा, अब तो ये स्कैल्प की बात होगी ना कि स्कैल्प में खुश्की का किस तरह हमने खात्मा करना है। स्किन पे भी बहुत ज़्यादा लोगों को ख़ास तौर पर कि ड्राइनेस हो जाती, पैचेस पड़ जाते हैं, यहाँ पे ड्राइनेस की वजह से आपका कलर बहुत ज़्यादा, कॉम्प्लेक्शन भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या हम लोग स्किन केयर रजीम या क्या कर सकते हैं हम लोग? उसमें कुछ चीज़ें वही फॉलो करेंगे हम जो स्कैल्प के लिए कर रहे थे कि अपना बाथ टाइम आपने रिड्यूस कर देना है। आपने कोई भी ऐसा हार्श फेस वॉश यूज़ नहीं करना या क्लिंजर यूज़ नहीं करना जो आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई करे। जैसे बहुत सारे एंटी एक्नी, यानी कि जो हम एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे हमारे फेस वॉशेज़ ऐसे हैं जो आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। अच्छा, तो हमेशा जब भी कभी आपको एक्नी हो
तो आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, अव्वल तो आपका डॉक्टर खुद ही आपसे ये बात पूछेंगे कि आपकी स्किन ऑयली या ड्राई, बट फिर भी अगर आप अपनी स्किन के मुतालिक जानते हैं तो आपने उनकी कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले ये बताएंगे आप उन्हें कि आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है। अच्छा। क्योंकि दोनों कंडीशन में एक्नी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को बिकॉज ऑफ ड्राई स्किन एक्नी होती है और बहुत सारे लोगों को ऑयली स्किन की वजह से होती है। अगर ड्राई स्किन की वजह से आपको एक्नी हो रही है तो ऐसे फेस वॉश यूज़ करने हैं जिनके अंदर ऐसे सॉफ्ट क्लिनजर्स मौजूद हों जो आपकी स्किन को सूदन करें, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करें, ड्राइनेस ना करने दें। बिकॉज जैसे मेंडालिक एसिड है, बेंजाइल पेरोक्साइड है, जिसमें भी हम ये यूज करते हैं वो आपकी स्किन को मजीद ड्राई कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी फेस वॉश क्लिनजर आपने यूज नहीं करना अपनी स्किन के लिए और अपनी बॉडी के लिए भी। बेस्ट ऐसे आपने साबुन का इंतखाब करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र हो। जितने भी एंटी बैक्टीरियल नॉन बहुत रिनाउंड जिनकी बहुत मशहूरी होती है कि ये आपकी स्किन के लिए सेफेस्ट हैं, वो आपने यूज़ नहीं करने। मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहती वरना उन्होंने मेरा बाइकआउट अप कर देना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने हर पेशेंट को मुझे रटे हुए हैं, मैं उन्हें कहती हूँ आपने ये 3-4 साबुन इस्तेमाल नहीं करने। अच्छा। आपने सॉफ्ट साबुन का इस्तेमाल करना है। जैसे डव का बहुत ज़्यादा कहा जाता है, क्या वो यूज करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, वो ये बड़ा अच्छा है। एग्जैक्टली। और मैं अपना अगर बताऊं तो मैं पिछले कोई 10 साल से मैं वही यूज कर रही हूं। वो भी वाइट। हाँ, वो भी वाइट। और उसके अलावा मैं कोई फेस वॉश यूज नहीं करती हूं। बेस्ट है वो, मैं सिर्फ वही उसी के साथ मुंह धोती हूं। देखिए ये बेस्ट है इसलिए कि डव के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो आपकी बॉडी को ना सिर्फ हाइड्रेट करते हैं बल्कि मॉइस्चराइजेशन भी देते हैं। सो डव वाइट, मैं जब उन साबुनों का नाम लेती हूँ कि ये यूज नहीं करने तब मैं कहती हूँ कि आप डव वाइट या लक्स वाइट यूज कर सकते हैं। प्रायोरिटी पे आपने डव वाइट यूज करना है, बट किसी वजह से आप नहीं ले पा रहे, नहीं मिल रहा है, महंगा लग रहा है, कुछ ऐसा है तो सेकंड ऑप्शन भी है। इनके अलावा आपने कोई भी साबुन जो एंटी बैक्टीरियल है, जरासीम कोशम, वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। तीसरी बात आपने ये करना है कि जब भी कभी आप यूज करेंगे मॉइस्चराइजेशन, उसमें आपकी बॉडी को थोड़ा सा वेट होना जरूरी है। आप जब भी हैंड वॉश करते हैं फौरन मॉइस्चराइजर लगाएं अपनी बॉडी पर, हाथों पे लगाएं। आप अपने चेहरे को वॉश कर रहे हैं, आपने कोशिश करना है ठंडा पानी हो, नहीं टॉलरेट हो रहा है तो नीम गर्म होना चाहिए। कम से कम अपने फेस को वॉश करें दिन में 2 या 3 मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं। वज़ू करना है आपने तो आप कोशिश करें वज़ू के लिए आपने ठंडा पानी यूज़ करना है। चेहरा धोने के लिए अगर ठंडा नहीं कर सकते तो आपने नीम गर्म यूज़ करना है। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप एहतियात करेंगे इनसे, एकदम से आप ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाली जगह पे ना जाए और कम टेम्परेचर से ज़्यादा वाली पे ना, यानी कि टेम्परेचर का अब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बहुत ज़्यादा हीटर चलाया हुआ और एकदम हम ठंडी हवा में बाहर आ जाते हैं, तो ये भी आपकी स्किन को ड्राई करता है क्योंकि ये मॉइस्चराइजेशन को ख़त्म करता है। ठीक है। उसके अलावा आपने, क्योंकि इस मौसम में हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो इस मौसम में अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए 7 से 8 ग्लास आपने जरूर पीना है। फ्लूइड आपने लेना है, वो फ्लूइड आप पानी की सूरत में ले सकते हैं, आप कॉफ़ी की सूरत में ले सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, ठीक है, आप सूप पी सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगी, बट एक्सेस में नहीं। एक नॉर्मल और एवरेज क्वांटिटी में 7 से 8 ग्लास आपने पूरे करने हैं पानी और इन सबको मिला के। एक और चीज़ ये भी है कि इस मौसम में जितना ज़्यादा आप विटामिन ए और सी लेंगे, जो कि हम कम हो जाता है, बट आजकल ऑरेंजेस हैं बहुत अच्छे हैं, फ्रूटर्स हैं बहुत अच्छे हैं, वो सिट्रस है, वो आप जितना ज़्यादा लेंगे बॉडी आपकी ड्राइनेस को भी कम करेगा और दूसरा हाइड्रेट भी करेगा। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिसमें से मैंने बहुत कम चीज़ों पे एम्फसाइज किया है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएँ। ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो आप अपने घर में रह के कर सकते हैं। बाहर निकलते हुए अपने आप को कवर रखें, ग्लव्स पहने, कैप्स पहने, मास्क लगाएं और अपनी बॉडी को बाहर निकलने से पहले सबसे पहले मॉइस्चराइजर, नंबर 2 सनब्लॉक, ये 2 चीजें जरूर लगाएं। अच्छा, ये लेकिन ये जो बाकी जो सीरम्स का पूरा एक अंबार लगा रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हो रही होती हैं, और इस मौसम में खासतौर पर जिनको ड्राईनेस का प्रॉब्लम है, क्या उन्हें रेटिनॉल या इस तरह की चीजें लगानी चाहिए? जिन्हें ड्राईनेस का इशू है वो रेटिनॉल, सैलिसाइलिक, नायासिन ये कम से कम तरीन कर दें इस मौसम में। उसका रीजन ये होता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं एसिड है और एसिड आपकी स्किन को ड्राई करता है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं रेगुलर रूटीन में तो उसका इस्तेमाल कम कर दें। वीक में अगर आप यूज़ करें 3 मरतबा तो 1 मरतबा कर दें। और उसके साथ आपने फॉलो करना है अगेन मॉइस्चराइजेशन को और सनब्लॉक को। इसको तो आप कॉन्टिन्यूसली हर वेदर में यूज़ करेंगे, लेकिन इन जितने भी एसिड्स आप यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें इनका इस्तेमाल कम से कम तरीन कर दें, और वो भी अगर आपको डर्मेटोलॉजिकल रिकमेंडेशन है तो यूज़ करें, अपनी मर्जी से ना करें। ठीक है जी, बड़ा कह लें
हैं कि फ्रूटफुल हमारा ये सेशन रहा है विद डॉक्टर कंवल जवाद, कि हम लोगों ने ख़ास तौर पर इस खुश्की के मौसम में अपनी खुश्की को किस तरह भगाना है, वो चाहे आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर हो या फिर आपकी स्कैल्प के अंदर हो। तो उसकी बहुत सारी अच्छे टोटके, होम रेमेडीज़ भी और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी हमें डॉक्टर कंवल ने दी हैं कि उनके थ्रू आप बेहतर कर सकते हैं अपनी इस कंडीशन को। अगर वो फिर भी नहीं हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर राबता करना चाहिए। तो डॉक्टर कंवल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। आप यहाँ पर आए, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लाहौर में तरक्याती मंसूबों से PTI MPAs के जो हल्के हैं ना, वो तो बिल्कुल महरूम नज़र आते हैं हमें, क्योंकि लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको पता है कि उसकी बहुत ज़्यादा बाज़कश है और आवाज़ें भी उठाई जा रही हैं उसके ऊपर और उसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन PTI अरकान की जीत वाले इलाके नज़रअंदाज हैं, जिसमें लतीफ़ कोसा, अली इम्तियाज़ शेख, फ़ारूक जावेद मून के हल्के तरक्याती मंसूबों से महरूम है। इसके साथ साथ हाफिज़ फ़रत अब्बास हैं और मियाज़र के हल्के भी तरक्याती कामों से महरूम हैं। मज़कूरा PTI MPAs और MNAs के हल्कों में मसाइल हल तलब हैं। क्या सूरत हाल है ये? क्या वहाँ पर जो रहने वाली अवाम हैं, लोग हैं, क्या वो इसके हकदार नहीं हैं कि उनके जितने भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए, वो चाहे सीवरेज के मामलात हो या बाकी मामलात हो? क्या उनको ये टैग करना कि वो PTI के MPAs या MNAs के हल्के हैं इसलिए वहाँ पर जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए जाएंगे या उनको भी प्रायोरिटी में नहीं रखा जाएगा? इस पर हम बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए हमजा खुर्शीद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। हमजा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है हमजा, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि ठीक है पंजाब हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, सारी चीज़ें लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से भी, जिसमें पूरे लाहौर का जो है ना जितने भी मामलात हैं, मसाइल हैं, ख़ास तौर पर उनको डिग आउट करके अब उनको हल की तरफ लेके जाया जा रहा है, जाल बिछाया जा रहा है इसके तहत। लेकिन ये जो PTI के MNAs और MPAs वाले हल्के हैं, वहाँ पर कोई भी नया प्रोजेक्ट या सीवरेज का मामला, सड़कों का मामला जूं का तू है, उनको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? मुनीबा, देखें, जो आपके लाहौर का पहली बात तो ये जो सीवरेज स्ट्रक्चर है ना, हाँ। उससे अगर आप जौहर टाउन से इकबाल टाउन निकाल देंगे तो वो 2 साल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छा। सारा जो है अटैच्ड होता है सीवरेज सिस्टम। तो ये चीज़ कहना कि MPAs के हल्के जो हैं वो नज़रअंदाज हो रहे हैं, वो बात आपकी कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन जो इनिशियल स्टार्ट है वो हुकूमत कभी भी मुखालफिन से नहीं लेती। अच्छा, वो अपने हल्कों से लिया जाता है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इस दफ़ा मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जिन एरियाज़ में नून लीग हारी है वहाँ पर लाजमी तौर पर जो है वो काम किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो अभी नून लीग का नज़रिया है वो ये है कि जो वोटर्स वो हैं जो डाई हार्ड फैंस नहीं है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, हाँ। उनको किसी तरीके से जो है वो कवर किया जाए, उनको काम करके जो है वो दिखाया जाए, तो उनको जो है वो कवर करने के लिए हल्कों में काम होगा। दूसरी बात आती है कि हल्के नज़रअंदाज होते क्यों हैं। पहली बात ये कि नंबर गेम होती है, हर किसी ने अपना नंबर बनाना होता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे MP शोएब सिद्दीकी हैं, इस्तेकाम पार्टी की हैं, उनके हल्के में भी जो वो गलियां बन रही हैं वो तैयार होना शुरू हो गया। तो अच्छा। उन्होंने जो जिस दावों पर उनको दी गई थी हुकूमत, वो अब पूरे कर रहे हैं। जैसी हुकूमत अपने जो हल्के हैं जहाँ से वो जीते हैं वो जब पूरे कर लेंगे उसके बाद जो है वो मुखालिफिन की जानिब ज़रूर जाया जाएगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शंस दोबारा भी आने होते हैं। और दूसरी बात यह कि अब जो अवाम जिस तरीके से आप देखें फॉलो अप लेती है, वो ये कभी भी नहीं कर सकते कि अगर आप नज़रअंदाज करें एक हल्के को या एक PP को, तो उसमें जो है वो उनको इस बात पे वोट दिया जाए कि जी नहीं, इन्होंने हुकूमत में रह के काम किया था तो अगली दफ़ा हमारे लिए काम होगा। वो अब आवाम आपको जानबूझकर वोट नहीं देगी कि आपने हुकूमत में रहकर हमें नज़रअंदाज किया। तो ये चीज़ें बखूबी जो है वो सियासतदान समझते हैं। अच्छा। अब उसके बाद फिर आ जाती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो MPAs हैं वो लाहौर की क़यादत और जो पंजाब की क़यादत है, बल्कि आप कह लें कि ऑल ओवर जो पाकिस्तान की क़यादत, उसमें 95% वो लोग हैं जिन्होंने कभी असम्बली के ऐवान देखी नहीं है। अभी भी आज भी अगर आप पंजाब असम्बली की बात करें तो पंजाब असम्बली में मलिक अहमद खान बच्चर या फिर राना आफ्ताब के अलावा
आप मुझे कोई नाम दें जो पुराना MP हो, जो पहले भी जिसने ऐवान देखे हो, जिसने तरीके इल्तवा कार जमा करवाई हो, या फिर जिसने जो है वो तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाए, इनमें से कोई भी नहीं है। अब तरीके इल्तवाए कार जो है उसको जमा कराने का एक तरीका होता है, आपने उसको पहले लिखना है, राइटिंग देनी है, सारे उसके डेकोरम्स पूरे करने हैं। इनको अभी तक जो है वो नहीं लिखना आता। फिर उसके बाद किन फॉरम्स पे या किस तरीके से जो है वो अपने हल्के की बात करनी है। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने कौमी असेंबली में यहाँ पर खासतौर पर अगर पंजाब असेंबली की बात की जाए तो उन्होंने कहीं पे बात ही नहीं की है। देखिए उसमें तो उनका इशू ये है ना कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो रिवॉल्व करती है सिर्फ और सिर्फ बानी PTI की तरफ। तो बानी अभी वही बात है कि वो एक उखली से सिर निकालते हैं, दूसरी उखली में उनका सिर फंस जाता है। तो वो जो उनको हदायत आती हैं उस पर उनका अमल करना ज़रूरी होता है। आप देखें कि जो हुकूमती इजलास हैं वो मेरे ख्याल 3 हुए हैं शायद, जो हुकूमत की जानिब से बुलाए गए हैं। पंजाब असेंबली के इजलास जो हैं वो बाकी 17 के 17 अपोजिशन ने बुलाए हैं, और वो अपोजिशन ने किस लिए बुलाए हैं? हमारे बंदे छोड़ दो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लो। ऐसे तो फिर उनका भी कोई मामला फिर तय नहीं पाएगा ना। अगर इलेक्शन बिल फर्ज हो जाते हैं तो फिर ये उनको आइडिया नहीं है कि अगर हम अपने हलकों में नहीं जाएंगे, अगर हम अपने लोगों के बारे में आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग हमें आइंदा नहीं सिलेक्ट करेंगे। मैंने 12 दफा ये बात की है कि इलेक्शंस पाकिस्तान में नजरिए के बेस पे जीते जाते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नजरिया है उनके पास जो वो बयानिया है ना जो बिकता है वो है। अच्छा। हम पे जुल्म इतना हुआ, हमें गिरफ्तार कर लिया, तो वो मसला ही नहीं है। आप देखें जब बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो शहीद हुई, उसके बाद कैसे ज़रदारी साहब जो है वो सदर बने। आप देखें कि नवाज शरीफ जब मुल्क बदर थे वो वापस आए, वो कैसे वो उनको हुकूमत मिली। तो उनके पास तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन तो तैयार है पूरा, आप उनसे कल करवा लें, 10 साल बाद करवा लें, उनका बयानिया यही है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अच्छा। तो उनको इस टाइम फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके हलकों में काम होता है नहीं होता, क्योंकि उनको पता है हमारे पास जो अगले इलेक्शन की जो कहते हैं ना वो स्कीम है वो तैयार है, उन्होंने वही बयानिया बनाना है। आप चाहे आज से 10 साल बाद भी इलेक्शन करवाएं, लेकिन बयानिया यही होगा कि हमारे साथ ज्यादती हुई थी। अच्छा। तो नून लीग जो है उसको इस वक्त बयानी की ज़रूरत है। और उसमें आप ये चीज़ नोटिस करें कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं वो आपकी यूथ को टारगेट कर रही हैं। वो स्कूल्स में जा रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, जहाँ पर बार बार जो है वो ये बयानिया बनाया जा रहा है कि बानी PTI की जगह अगर आप किसी को रखेंगे तो वो मरियम नवाज साहिबा होंगी, क्योंकि वो पंजाब में काम कर रही हैं। और ये भी मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि जो पंजाब में हुकूमत करता है वो पाकिस्तान में हुकूमत करता है। सही है। अगर वो जो हल्के जिधर से वो हारे हैं, चाहे जैसी भी हुकूमत मिली, अगर वो काम कर जाते हैं, उन पर हुकूमत का एतमाद बन जाता है और उनको अगली दफा एक रियल वोट डल जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो इसी कश्मकश में रहेगी। तो इसी बेस को अगर हम बनाकर अगर एक तज्जिया देना, तो मेरी जहाँ तक बात होती है नून लीग के जो कारकुनान है या फिर नुमाइंदगान है, उनसे यही है कि जो 30% बेसिकली वो वोट होता है जो डाई हार्ड फैन नहीं होता, वो हवा देख के वोटिंग करता है, किसका शोर ज्यादा है, किसका ववेला ज्यादा है, वो तकरीबन बनता है, आप कह लें कोई तकरीबन 50 लाख के करीब जो है ना वो वोट बनता है। और उसको नून लीग ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। उसमें जो है वो खास तौर पे जो अपने हल्के जहां से उनको मुखालिफ वोट का मतलब कांटे का मुकाबला रहा, वहां पर ज्यादा काम किया जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो शोएब सिद्दीकी साहब का हल्का है, उसमें गलियां जो है वो बनाई जा रही हैं, काम किया जा रहा है। फिर जितने हल्के जो जहां से नवाज शरीफ जो है वो लड़े थे उन हल्कों में काम किया जा रहा है। आप सीवरेज सिस्टम देखें, गुलबर्ग वाला जो एरिया है उसको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां पर क्रीम एलीट रहते हैं और उनका वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है। लेकिन आप ये देखें कि आप चाहे आप रेंज रोवर गुजारें, चाहे आप लैंड क्रूजर गुजारें, लेकिन जब आपकी सड़क नहीं होगी तो उसको नुकसान होगा ही होगा। अगर वहां पर सड़क आएगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़हन के हिस्से में ये बात जरूर जाएगी कि ये सड़क जो है वो नून लीग ने हमें बनाई है। ठीक है, तो इसलिए इसको ये टारगेट जो है वो अभी किया जा रहा है। बेसिकली जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर्स तोड़ने की जो है वो तैयारी की जा रही है। और अभी देखें, अभी पहला साल है, अभी तो 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ इस हुकूमत को, फरवरी में जाकर मुकम्मल होना है। और हमेशा से वतीरा रहा है कि जो हुकूमतें आती हैं उनका जो कहते हैं ना अवामी साल, वो आखिरी 2 होते हैं। लेकिन इस हुकूमत ने पहले साल से शुरू किया है काम को, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी जो हिस्ट्री है वो दौर मुकम्मल नहीं करते, तो इसलिए वो
जल्दी शुरू है कि भाई अभी से शुरू हो जाए, बाद में जो है वो चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो ये चीज़ कहना कि MPs जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं उनका काम नज़रअंदाज हो रहा है, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मतलब वो पहले अपने हल्कों पे काम करेंगे और उसके बाद फिर जो है रेस्ट जितने भी बाकी रह जाएंगे वो उनके ऊपर आएंगे, जरूर आएंगे, हाँ, नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बिल्कुल ज़रूर आएंगे। अच्छा, एक और सवाल है थोड़ा, चलिए ये तो टॉपिक हो गया ना कि हमने उस पर भी हम ये नहीं कह सकते कि जनाब उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, प्रायोरिटी लिस्ट में कह लें कि वो बाद में आएंगे, पहले हुकूमत के अपने हल्के आएंगे। अब मुझे ये बताएं, सरकारी मुलाजमीन जो है वो हफ्तावार एहतजाज भी कर रहे हैं, रूल A17 है पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ, वो ये क्या मामला है? ये एहतजाज है बेसिकली रूल 17A जो है उसमें ये किया जाता था कि जो सरकारी मुलाजिम अगर ऑन ड्यूटी फौत हो गया है तो उसके किसी बच्चे को या फिर किसी बेवा को जो है वो नौकरी दी जाती थी, लेकिन रूल 17A को ख़त्म कर दिया गया है कि जो अब मरने वाला है उसको जो है वो लमसम अमाउंट मिलेगी, लेकिन किसी की जो नौकरी है वो नहीं दी जाएगी। फिर उसके अलावा पेंशन रिफॉर्म्स की अगर आप बात करें तो पेंशन रिफॉर्म्स में कटौतियाँ हुई हैं, फिर जो लाइफ टाइम मिला करता था उसको कम किया गया है, बेवा को दूसरी शादी के बाद कम किया गया है, बेटी को भी जो है वो पहली शादी के बाद ख़त्म किया गया है। इसमें होता यह था कि बेटी को जो है वो मिलता रहता था शादी के बाद भी, या फिर जब तक वो 24 या मेरा ख्याल है 18 साल की नहीं हो जाती उसको भी ख़त्म किया। बड़े सारे छोटे छोटे जो है ना वो चीदा पॉइंट्स है जिसपे अब जाकर जो है सरकारी मुलाजमीन को समझ आया है कि हमारी जो है वो सूरत हाल कुछ खासी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा झटका है वो ये है कि जो अब नए भर्ती होने वाले अफसरान हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा। उनको अपनी तनख्वाह में से एक कटौती की रकम जो है वो जमा करवानी होगी हुकूमत को, और हुकूमत जो है उसको इन्वेस्ट करेगी और उसके बाद जो है वो लमसम अमाउंट जो है उनको जब रिटायर होंगे तब उनको वो दे दी जाएगी और उनकी पेंशन्स जो हैं वो नहीं लगाई जाएंगी। तो इस वजह से जो है वो सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं ख़ास तौर पे वो जो हैं वो बहाल किए जाएँ, और उसके अलावा जो आपके रूल 17 है उसको बहाल, क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम की ये सिक्योरिटी होती है कि यार अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरे घर वालों को जो है वो मेरी कफालत हो जाएगी। अच्छा। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इस दफ़ा जो है बड़े बोल्ड स्टेप्स लिए हैं। उसमें बोल्ड स्टेप्स ये भी हैं कि जहाँ मरात कम करने की बात आती है वहाँ फिर वही है कि गरीब अवाम की मरात कम की गई हैं, अपनी बढ़ा ली मजीद की जा रही हैं। आप देखें कि 1.5 लाख नौकरियां भी जो हैं वो जम की गई हैं जो एक्स्ट्रा थी। फिर आप देखें कि जो वफाक है उसने ऑर्डर दिया है कि जितने इदारे कम होंगे उनके जो मुलाजमीन हैं उनको दोबारा रीसेटल नहीं किया जाएगा, उनमें से सिर्फ 35 से लेकर 40 साल या 45 साल की उम्र तक जो अशखास हैं उनको रखा जाएगा, बाकी सबको लमसम गोल्डन दूसरा ये पेंशन रिफॉर्म्स में ये भी एक आया है कि जी अगर एक बंदा सरकारी मुलाजिम है अगर वो रिटायर्ड हो जाता है तो वो अगर किसी और इदारे में जॉब करता है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। नहीं इसमें देखें, नहीं इसमें देखें ये मामला नहीं होता कि वो नौकरी करे, बेचारे को वो छोड़ते ही 65 साल की उम्र में जाके हैं तो उसने आगे क्या करना है, गार्ड ही बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है। एक जो चीज़ें हैं वो छोटी छोटी हैं कि पहले पेंशन्स मिलती थी लाइफ टाइम, उसमें जो है अब अगर 60-62 साल की उम्र और आपकी एवरेज उम्र जो है वो यही है 65-66, उसकी वफ़ात के बाद जो है वो लाइफ टाइम बेवा को जो है वो पेंशन मिला करती थी, उसको 10 साल के लिए मुख्तस कर दिया गया है। अच्छा, या अगर वो अगले ही साल बेवा जो है दूसरी शादी करती है तो उसको ख़त्म कर दिया गया कि उसको नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद मिलती थी बेटी को, तो बेटी का भी जो पहले होता था कि जब तक वो मतलब कि अपना कमाने लायक नहीं हो जाती तब तक उसको दी जाती थी, लेकिन अब उसका भी ये कर दिया है कि जो अगर वो शादी कर लेती है तो उसकी भी जो है वो पेंशन ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें बड़े बहुत ज़्यादा जो है ना वो बोल्ड स्टेप्स हैं। फिर यही सारी सूरत हाल रहेगी और देखते हैं कि आगे जाके ये जो मामला है कहाँ पर तय पाता है, यहाँ पर ये जो ऊँट है ये कहाँ पर करवट लेता है और कहाँ पर बैठता है। तो ये सारे मामला थे। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। पंजाब हुकूमत के ऊपर हम बात कर रहे थे, ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ PHA के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर लेते हैं और ख़ास जनाब बारिशों का जो मौसम है वो ख़त्म तो हो चुका है लेकिन निकासी आपके मंसूबे ठप हो गए हैं, ठीक है। और बारिशी पानी के निकास के लिए ग्रीन बेल्ट्स को गहरा करने का जो मंसूबा है
वो समझें कि बंद हो चुका है और बहुत सारी मरकज़ी शाहराहें थी जहाँ पर पानी जमा हो जाता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से जो ग्रीन बेल्ट्स थी वो सड़क से ऊंची थी। अब उनको नीचा किया जा रहा है ताकि जो पानी है, बारिशी पानी, वो उन ग्रीन बेल्ट्स के अंदर जज्ब हो जाए और ज़ेर ज़मीन पानी जो है ना वो चला जाए। और ख़ास तौर पर इस वजह से भी हमारा ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो कम होता जा रहा है, उसका लेवल जो है कम होता जा रहा है। तो PHA के हवाले से बात करनी है कि एक तो वो ये मामलात क्यों ठप पड़ गए हैं, दूसरा ये कि वो खूबसूरत शहर को बनाने के हवाले से किस तरह के इक़दाम कर रहा है, और लाहौर शादरा में बनने वाला जो नया पार्क है वो भी फाइल्स की नज़र क्यों हो चुका है। इस पर बात करते हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, सबसे पहले तो ये ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से ही बात कर लेते हैं। गहरा करने का मंसूबा बंद हो चुका है, कितनी इन्होंने की थी? 58 मेरे ख्याल से मकामात थे जिनकी ग्रीन बेल्ट्स इन्होंने नीचे गहरी करनी थी, तो क्या मामला हुआ है, क्यों बंद कर दिया गया है ये? इस साल जब मॉनसून की तेज़ बारिशें हुई तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ समेत चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर तमाम जो सिविल इस्टेब्लिशमेंट है वो फील्ड में नज़र आई और तमाम लोगों ने देखा कि तूफ़ानी दौरे चल रहे थे। वज़ीर आला पंजाब खुद कज़ाफ़ी स्टेडियम को उन्होंने विज़िट किया, इसके अलावा पूरे लाहौर में वो अपनी गाड़ी पे घूमती रहीं। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी हाउसिंग, MD वासा, DG LDA और जितने भी जो अरबाब इख्तियार हैं वो ज़रा भी फील्ड में नज़र आए। उसके बाद एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी ने आइडेंटिफाई किया कि लाहौर में 58 ऐसे मुकामात मौजूद हैं, अगर वहाँ पर मशीनरी ना भी लगाई जाए तो जो पानी है उसका निकास बर वक्त मुमकिन बनाया जा सकता है। वो मुकामात कौन से थे कि लाहौर की ऐसी मरकज़ी शाहराएं जिनके साथ ग्रीन बेल्ट्स मौजूद हैं लेकिन उन ग्रीन बेल्ट्स का लेवल सड़क से ऊपर है। इस कमेटी ने ये फैसला किया कि इन ग्रीन बेल्ट्स को गहरा कर दिया जाएगा, स्लोप बना दी जाएगी। जैसे ही बारिश का पानी सड़कों पे जमा होगा वो ऑटोमेटिकली इस ग्रीन बेल्ट में चला जाएगा। उस ग्रीन बेल्ट में जाने का सबसे पहला और प्राइमरी जो फ़ायदा है वो ये होगा कि सड़क बारिशी पानी से क्लियर हो जाएगी, जो ट्रैफिक रवानी है वो मुतासिर नहीं होगी। दूसरा, जो ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर है वो रिचार्ज होता रहेगा, क्योंकि वो जो बारिश का पानी है वो उस ग्रीन बेल्ट में मौजूद रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन के अंदर सिमटा रहेगा। हाँ, और फिर जो ज़ेरे ज़मीन हमारा एक्वाफायर कम होता जा रहा है या पानी का लेवल डाउन होता जा रहा है उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। उस कमेटी ने ये फैसला किया कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और वासा टीपा, ये तीनों इदारे मिलकर इन ग्रीन बेल्ट्स को गहरा करेंगे। ये तो थी पूरी कहानी। अब हम आ जाते हैं कि क्या इन्होंने गहरा किया या नहीं गहरा किया। तो ये इतना जो इम्पोर्टेंट काम था जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई खर्च भी नहीं आना था। सिर्फ PHA की जो लेबर है, जो बागबान है, माली हैं या वासा का अमला वहाँ पर काम करना था। उन्होंने जो ग्रीन बेल्ट था उनको गहरा कर देना था, पानी वहाँ पर जाना शुरू हो जाना था। लेकिन इस मामले में भी मुबज्जना तौर पर गफलत का मुजाहरा किया गया कि जब मॉनसून की बारिशें चल रही थी, जिस वक्त काम नहीं करना चाहिए था उस वक्त ये बड़ी तेजी से काम कर रहे थे। जैसे ही सितंबर का मंथ गुजर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने, इन 4 महीनों में बारिशें नहीं होनी होती। अगर सर्दी की बारिश भी होती है तो मैक्सिमम 10 मिलीमीटर तक जाती है और वो कोई इतनी बारिश नहीं होती कि जो आपके मामूल हैं, रोजमर्रा के मामूल है, वो मुतासिर हों। तो इन 4 महीनों में इन 3 इदारों ने किसी भी ग्रीन बेल्ट को गहरा नहीं किया। मतलब गहरा भी सिर्फ वो मिट्टी को ही उखाड़ना था उन्होंने, और कुछ भी नहीं करना था मेरे ख्याल से। देखें, एक तो इस वक्त जो लाहौर की ग्रीन बेल्ट्स है ना, उनकी तो वैसे ही हालत ज़ार है। वहाँ पर तो किसी तरह की घास या पौधे या दरख्त मौजूद ही नहीं है। बात आपने बिल्कुल ठीक बजा फरमाई है और निशानदेही भी ठीक है कि इन्होंने करना क्या था कि वो कई लेके आनी थी, उसके वो मट्टी को उखाड़ना था। साइडों पे, ग्रीन बेल्ट के साइडों पे जो वो पत्थर लगी हुई होती है, हाँ, बस उनको आपने डाउन करना था या उस सड़क के लेवल पे लेकर आना था और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाना था। इसके अलावा अगर वो जो साथ वो टाइल्स लगी हुई हैं उनको उखाड़ना ना भी पड़ा, उखाड़ा ना भी जाए तो फिर भी ये
जिस तरह वो कहते हैं ना कि कोई नल से बन जाते हैं और वो पानी का उस साइड पे निकास कर देते हैं, ऑलरेडी होल्स हुए हुए होते हैं जो कि पानी का निकास कर देते हैं। बिल्कुल। तो उसमें और कर दें आप। हाँ, वो पहले से जो मौजूद है उनको ही खोल दें। हाँ। ये मैं आपको बताऊं कि ये प्लानिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं उसके ऊपर करते, प्रोजेक्ट को उसी तरह उस पर अमल नहीं करते। जब भी कोई नई सड़क बनाई जाती है किसी भी मुकाम पर जहां पर उसमें लोगों के गुजरने के लिए, ट्रैफिक के गुजरने के लिए तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातर रखा जाता है, वहीं पर ये जो बारिशी पानी का निकास है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको भी मद्देनज़र रख के वो सड़क की तामीर की जाती है, लेकिन उसके बाद फिर उसके ऊपर किसी तरह का अमल नहीं हो पाता। अच्छा। और उसको अधूरा छोड़ दिया जाता है। तो अभी भी लाहौर में 28 ऐसे मुकामात मौजूद हैं जिनकी जहां पर ग्रीन बेल्ट्स अभी गहरी होना बाकी हैं। और ये कोई ऐसे इलाके नहीं हैं कि जहां को कंजस्टेड एरियाज हों या को गुंजान आबाद इलाकों की आबादियां मौजूद हों। ये लाहौर की मरकजी शाहराएं हैं, जैसे ठोकर न्याज बेग से लेके चुबुर्जी तक जो मुल्तान रोड का एरिया है, इस सारे पर अभी भी जो ग्रीन बेल्ट है उसका गहरा होना बाकी है। और ये वो तमाम एरियाज है जिनको नशेबी इलाके डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा LDA की तरफ से जो नई स्ट्रक्चर प्लान रोड्स बनाई गई हैं, लाइक ये मौलाना शौकत अली रोड है, यहाँ से करीम मार्केट तक का जो एरिया है, इसकी जो ग्रीन बेल्ट है उसका भी गहरा होना बाकी है। इसी तरह लाहौर की मरकजी शाहरा, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, इनकी भी जो ग्रीन बेल्ट है उनको भी गहरा, रोड है, लाहौर ब्रिज है, नजरिए पाकिस्तान रोड है, इस तरह और भी बहुत सारी स्कीम मोड है, ये 3 खाना है। अब बिल्कुल ये मुल्तान रोड के एरियाज हैं, कच्चा जेल रोड के एरियाज हैं, फिरोजपुर रोड और जेल रोड के मुंसलिक जो सड़कें हैं, ये तमाम वो एरियाज हैं जिनको नशेबी इलाके डिक्लेयर, पॉन्डिंग पॉइंट्स पॉइंट्स है। और ये पॉन्डिंग पॉइंट्स वासा और दीगर इदारों ने मिलकर डिक्लेयर किया है कि ये यहाँ पर बारिशी पानी जमा होता है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर कम खर्च बाला नशीन था, जहाँ पर आपके फंड्स खर्च नहीं होने थे, उस प्रोजेक्ट के साथ आपने ये हाल किया। क्या ये मुनासिब है कि हर जगह पे 25-30 करोड़ रुपए का वाटर टैंक बनाया जाए, या ये मुनासिब है कि 25-30 हज़ार रुपया या 25-30 लाख रुपया उन मालियों को, उन बागबानों को इंसेंटिव दिया जाए, उनको ऑनरेरियम दिया जाए, उनको एजाजिया दिया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, इनकरेज किया जाए कि आपने ये बगैर किसी पैसे के जो ग्रीन बेल्ट है उसको गहरा कर दिया, अब यहाँ पर बारिशी पानी जमा नहीं होगा। मैं आपको ये माह जनवरी 2025 है, 6 से 7 महीने बाद बारिशें दोबारा शुरू हो जाएंगी, मॉनसून का मौसम आप देखिएगा। मैं आपको 6 महीने पहले ये पेशगोई कर रहा हूं कि उस वक्त इसकी दोबारा बाज़गश्त आएगी। अच्छा। उस वक्त इस खबर को दोबारा रिफ्रेश करके टीवी चैनल्स के लिए रिलीज किया जाएगा कि हम ग्रीन बेल्ट्स को गहरा करने लगे हैं, जिस प्रोजेक्ट को 1 साल पहले गुजर जाएगा। हाँ, 1 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था। उस मंसूबे के साथ अब ये दोबारा खिलवाड़ करेंगे। शादरा में बनने वाला जो नया पार्क है वो भी फाइलों की नजर हो गया है, कहाँ गया है? कोई फाइल नजर नहीं आ रही है उसकी। वो बेसिकली बुज़दार साहब की हुकूमत का पार्क था ना। ये जब साबिक चेयरमैन थे PHA के गिलानी साहब, ये उन्होंने पास करवाया था और शादरा में उसका काम भी शुरू कर दिया गया, टफ टाइल वगैरह लग गई। फिर उसके बाद बुज़दार साहब की हुकूमत चली गई, हमजा साहब की हुकूमत आ गई, परवेज़ लाई साहब की आ गई, मोहसन नकवी साहब की आ गई, फिर ये मरियम नवाज साहिबा की आ गई। इन्होंने उस पार्क को नज़रअंदाज कर दिया और आज तक वो जो शादरा का पार्क है जिसका आप हवाला दे रही हैं, ये 2016 के बाद 2020-21 में पहला बनने वाला शादरा का पार्क था। और वैसे भी शादरा के रहायशियों के लिए ये अकलौता पार्क था, लेकिन इस पार्क के साथ भी ये बड़ी बदकिस्मती हुई कि PHA ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। ये पार्क भी सियासत की नज़र हो गया। बिल्कुल आपने ठीक जुमला बोला है। यही हम अर्ज कर रहे थे कि पार्क्स के साथ मुफादे आमा के साथ सियासत ना करें, लेकिन इस पार्क के साथ भी सियासत हो गई। शादरा की आबादी जहाँ पर जो सहूलियात का फुकदान है, ना साफ़ पानी मुयसर है, ना गंदे पानी का निकास है, ना हॉस्पिटल की अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ना सड़कें अच्छी हैं, इन तमाम मसाइल के अंदर एक उनको सहूलत दी गई कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ उस पार्क में चले जाएं। लेकिन उस पार्क के साथ ये सियासत हुई कि वो उस हुकूमत का पार्क था, हमने इस पार्क को नहीं बनाना। हम अज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने इस पार्क को नहीं बनाना, अच्छा। तो आप नया पार्क बना दें। उनके रहायशियों को कुछ दें तो सही ना, जो उनकी नीड है,
जब आप वहाँ पर ये तमाम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी कर रहे हैं या कर देंगे तो एक एंटरटेनमेंट की सहूलत भी दें। लेकिन अभी भी अगर जहन ये प्रोजेक्ट अगर पूरा होता है तो तख्ती तो इन्हीं की लगेगी ना, इन्हीं के नाम की लगेगी, लोग भी इन्हीं को याद रखेंगे, तो एटलीस्ट जो पूरा करने वाला होता है ना, नाम उसी का रहता है। मुनीबा ऐसा है कि आप दर्द दिल रखती हैं तो आप ये सोचती हैं, मुझे लगता है कि ये जो सियासतदान है ना ये दर्द दिल नहीं रखते। वहाँ पर उनके इलाके में ये सियासत होगी कि देखिए शुरू तो हमने करवाया था ना, वो जो इस वक्त असर हाज़िर की हुकूमत है वो कहेगी देखें मुकम्मल तो हमने करवाया ना। उन्होंने कहा कि इस बहस को ही बंद कर दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना बनेगा पाक, ना कोई उसके ऊपर बहस होगी। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप बतौर अवाम और बतौर दर्द दिल और बतौर जर्नलिस्ट ये बात कर रही हैं कि मुफाद आमा की जो ये प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल होना चाहिए। जब आपके अंदर सियासतदानों की रूह आएगी ना तो फिर आप इस तरह की बातें नहीं करेंगी, फिर आप कहेंगी कि हम ही पाक बनाएंगे, हम ही फीता काटेंगे, हम ही इसको मुकम्मल करेंगे। फिर जब हम अगले इलेक्शन में वोट मांगने के लिए जाएंगे तो हम बताएंगे कि देखिए हमने बनाया। तो वो सियासतदान इस नज़र से बेसिकली देख रहा होता है। अब ये नज़र ही तब्दील करने की ज़रूरत है। अवाम में शऊर आ रहा है, अवाम देखना चाहती है कि किसने परफॉर्म किया उनके लिए, किसने लोगों की जो ज़िंदगियों का स्टैंडर्ड है उसको हाई किया, किसने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, किसने जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। अब लोग ये नहीं देखते कि किसने फीता काटा था, अब कौन मुकम्मल कर रहा है। मैं आपकी बात से 100% मुतफिक हूँ कि जो मनसूबा जात बुज़दार दौर के हों या परवेज़ इलाही साहब के हों वो जारी थे, उनको मुकम्मल कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो मुकम्मल नहीं हो रहे ना मुनीबा तो उससे उनको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जिनके इलाकों में वो मंसूबे बंद पड़े हैं ना उनके लिए वो बहुत बहुत मसाइल है। और वो वैसे भी वो नुकसान ही हो रहा है ना, वो हमारी अपनी मैशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वो लैंड भी वैसे ही पड़ी हुई है, उसको कोई यूज़ भी नहीं कर सकता, आप भी किसी और चीज़ किसी मंसूबे के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो फ़ायदा क्या है, वो नुकसान ही दे रही है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त यही है वज़रा से, हुकूमत से, कि उन जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये अरसा दराज से बंद पड़े हैं या जारी तरक्याती मंसूबे हैं, वहाँ पर एक दो मजदूर लगाकर सिर्फ लोगों का दिल खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। भी दी थी जैन के जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर इनको शामिल कर लिया जाए, साथ साथ ये भी मामला तय पा जाएंगे। बिल्कुल, इसको लाहौर डेवलपमेंट पैकेज में लाजमी शामिल करना चाहिए। फिर वो आप वाली बात पूरी हो जाएगी कि हाँ जी इनकी ही नेक नामी होगी। फिर जब ये लाहौर डेवलपमेंट के साथ होंगे ना तो फिर तो ये इनकी तख्ती लगेगी, वहाँ पर इन्हीं का नाम होगा। चले अच्छा कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं, अब हम तो सिर्फ हाईलाइट ही कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के हवाले से PHA बड़ा अच्छा काम कर रहा है, प्लांटेशन भी कर रहा है, दरख्त भी लगा रहा है। हाँ, प्लांटेशन और दरख्त तो नहीं लगा रहा, हाँ सिटिंग एरियाज लाजमी बना रहा है। अच्छा, हाँ उनको प्लांटेशन नहीं हुई है। देखिए अभी तक तो किसी जगह पे कोई नज़र नहीं आ रही। रिसेंट पास्ट में जब ये मॉनसून आया उस वक्त ये ऐलान किया जा रहा था कि हम 5 लाख 10 लाख 20 लाख पौधे लगा देंगे। फिर लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से ये स्मोक के मौसम में ऐलान किया गया कि हम 2.5 करोड़ लाहौर के अंदर पौधे लगाएंगे। जो रावी के मुकाम पर ये काम शुरू भी कर दिया गया, लेकिन जैसे ही स्मोक की जो ख़बरें हैं वो कम हुई, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई, फिर कहा लंग्स ऑफ लाहौर। अब फिर हम इंतज़ार करते हैं साल 2025 के सितंबर का। अच्छा। सितंबर में स्मोक के जो साए हैं वो दोबारा लाहौर पर छाना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त फिर ख्याल आ जाएगा कि कुछ ना कुछ किया जाए। फिर एक नए नाम से शुरू कर दिया जाएगा कि अब प्लांटेशन फॉर पाकिस्तान या प्लांट फॉर पाकिस्तान या प्लांट फॉर लाहौर या एंटी स्मोक कैंपेन, कुछ इस तरह का नाम दे के तो फिर से दोबारा से ये मुहिम शुरू हो जाएगी। ज़रूरत इस समर की है कि लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया अब उसको सारा साल उसी तरह ही उसी नीयत से ही चलाया जाए। अगर 2.5 करोड़ उसमें पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है तो वो 2.5 करोड़ पौधे इस साल के अंदर लगा दिए जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि
वो 2.5 करोड़ पौधों का साल 2025 में तो उस तरह इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन 2026-27 में जब वो तनावर दरख्त बन चुके होंगे, जब वो ऑक्सीजन को आउट कर रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑब्जॉर्व कर रहे होंगे, उस वक्त आप देखिएगा कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, लाहौर की फिजा किस कदर बेहतर होती है। आजकल भी आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लाहौर नंबर 1 पर आ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से। सही है, और दुनिया में तीसरे नंबर पर। हालांकि माजी में हम ये जो स्मोक है ये इस मौसम को 2015-16 से देख रहे हैं कि ये लाहौर में 2015-16 से स्मोक आ रहा है। तो जो ये महीने होते थे दिसंबर का लास्ट और जनवरी, इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स ये नहीं होता था। अगर माजी के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 125 से 150 के दरमियान में किसी जगह पे खड़ा होता था, लेकिन इस दफ़ा देखा जाए तो ये जनवरी के मौसम में जब ठंड है और फॉग है, इसमें जो स्मॉग है वो इतनी ज्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 289, 290, 300 को टच कर रहा है। और जो लाहौर के दीगर इलाके हैं वहां पर तो कल मैं देख रहा था वो 485 तक भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जा रहा था। तो आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है लंग्स ऑफ लाहौर का, प्लांट्स लगाने का, इसके ऊपर काम जारी रहना चाहिए ताकि ये स्मोक के ऊपर काबू पाया जा सके, फिजाई आलूदगी पर काबू पाया जा सके। बात वही है ना कि ये मुसलसल करने वाला कॉन्टिन्यूस काम है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक अरसे के लिए किया, उसके बाद छोड़ दिया और फिर उसके बाद आप आ गए और आपने कहा कि जी हमने शुरू करना है। ये मुसलसल काम करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी। और PHA के हवाले से ख़ास तौर पर हमने बात की है कि सारा जो PHA का डिपार्टमेंट है या इदारा है वो क्या कर रहा है, किस तरह लाहौर को बेहतर बनाने के हवाले से। शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।